Hello everyone. Today we will discuss legal formalities to establish new business units. आज हम नवीन उद्योग की स्थापना के लिए क्या क्या लीगल फॉर्मेलिटीज़ करनी होती हैं उसको डिस्कस करेंगे। देखिए, भारत में आर्थिक विकास के लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था स्वीकार की गई है। मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ सरकारी नियंत्रण एवं निर्देशन में निजी क्षेत्रों को भी विकसित होने के लिए सफिशेंट अपॉर्चुनिटी प्राप्त होती है। निजी क्षेत्र को व्यवसाय शुरू करने और उसका विस्तार करने से पहले स्टेट द्वारा निर्धारित जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं उनको पूरा करना होता है। सार्वजनिक तथा सहकारी क्षेत्र की इकाइयाँ भी विभिन्न वैधानिक औपचारिकताओं की पूर्ति के बाद ही एस्टेब्लिश होती है। यद्यपि इनकी स्थापना के लिए निजी क्षेत्र की अपेक्षाएं कम औपचारिकताएं पूरी करनी होती हैं। वैधानिक औपचारिकताओं का स्वरूप व्यावसायिक इकाई के स्वरूप तथा स्तर पर निर्भर करता है। संगठन एवं पूंजी के आधार पर हम देखें तो व्यावसायिक इकाइयाँ निम्न प्रकार की हो सकती हैं, जैसे अति लघु, लघु, बृहद टाइप की या अन्य टाइप की। छोटे, लघु तथा मझले उद्यम विकास अधिनियम 2006 के अंतर्गत उद्योग को दो श्रेणियों में रखा गया। एक ऐसे उद्योग जो विनिर्माण कार्य में लगे हुए हैं और दूसरे ऐसे जो सेवाएं अवेलेबल कराते हैं, अपनी सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। इन दोनों कैटेगरी के अलावा प्लांट और मशीनरी में इन्वेस्ट करने वाले और उपस्करों उन मामलों में जहां उद्यम सेवाएं उपलब्ध करा रहा है या प्रदान कर रहे हैं, इनके आधार पर छोटे लघु उद्यमों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। छोटे उद्यम जो होते हैं उसमें जो इन्वेस्टमेंट होता है वो 25 लाख का होता है। लघु उद्यम में 25 लाख से एबव का होता है। और जो मझले होते हैं उसमें मझोले टाइप के में 5 करोड़ से अधिक का इन्वेस्टमेंट होता है। अब हम समझेंगे कि जो प्रोप्राइटरशिप होती है, इक्वल स्वामित्व, उसके आधार पर एक नई व्यावसायिक इकाई की स्थापना कैसे करते हैं। देखिए, निजी स्वामित्व में संचालित किए जाने वाले व्यावसायिक संगठन का ये सबसे प्रचलित और प्राचीन स्वरूप होता है। इसमें उद्यमी व्यवसाय को अकेले व अपने लिए ही चलाता है। वह अपनी कैपिटल खुद लगाता है और व्यवसाय के मैनेजमेंट में अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग जो व्यवसाय में उसको रिस्क होता है, रिस्क को खुद ही वहन करता है। इसी टाइप से पार्टनरशिप, साझेदारी। पार्टनरशिप उद्यमियों का एक समूह है जो किसी बिजनेस के प्रॉफिट और रिस्क को बांटने के लिए अग्री होते हैं, जिसमें वे सभी और उनकी ओर से उनमें से कोई एक व्यक्ति उसको चलाता है। साझेदारी के ऑर्गेनाइजेशन के लिए आवश्यक जो मिनिमम पर्सन चाहिए वो 2 संख्या होती है और मैक्सिमम के लिए 20 रखी गई है। अगर बैंकिंग व्यवसाय करने वाली कोई संस्था है, साझेदारी है, तो उसमें जो मैक्सिमम नंबर रखे गए हैं मेंबर्स के वो 10 हैं। अब आप बात करते हैं कंपनी की। संयुक्त पूंजी कंपनी ऐसे व्यक्तियों का समुदाय है जो रुपये या समतुल्य मूल्य की एक सामूहिक धनराशि इकट्ठा करते हैं और उसे किसी व्यवसाय में लगा देते हैं तथा व्यवसाय के लाभ और जोखिमों को आपस में बांट लेते हैं। प्रत्येक मेंबर द्वारा लगाई गई पूंजी व्यवसाय में उसका शेयर प्रकट करती है। उसका निर्माण केवल विधान द्वारा होता है। कंपनियां भी हमारी 2 टाइप की होती हैं। एक होती है हमारी प्राइवेट कंपनी और दूसरी होती है पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी में जो व्यक्तियों की मिनिमम संख्या रखी गई है वो 2 है, अधिकतम संख्या इनकी 50 है। और जबकि अगर सार्वजनिक कंपनी की बात करें तो सार्वजनिक कंपनी में न्यूनतम संख्या 7 है और अधिकतम के लिए कोई भी इसकी सीमा निर्धारित नहीं की गई है। चाहे लघु उद्यम हो या बड़े आकार का उद्यम हो, सभी के लिए अलग अलग
नियम बनाए गए हैं। जैसे अगर साझेदारी संस्था की बात करें तो इसके लिए एक पार्टनरशिप डीड होती है। कंपनी की बात करें तो कंपनी के लिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मतलब पार्षद शीमा होता है, और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन पार्षद अंतर्नियम होता है। साझेदारी की कंडीशन में पार्टनरशिप डीड होती है। साझेदारी संलेख साझेदारी संस्था का एक महत्वपूर्ण प्रपत्र है। साझेदारी संलेख आपका रिटन या ओरल दोनों टाइप से हो सकता है, लेकिन साझेदारों के संबंध में सद्भावना वास्तविक भिन्नता बनाए रखने के लिए इसका रिटन में होना आवश्यक है। साझेदारी संलेख व्यवसाय के नेचर पे डिपेंड करता है। उसमें हम नेम ऑफ द एड्रेस ऑफ द फर्म, नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस, नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर, कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, सैलरी एंड कमीशन ऑफ पार्टनर्स, मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट बुक्स, वैल्यूशन ऑफ गुडविल, पीरियड ऑफ पार्टनर, रिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, डेथ ऑफ पार्टनर। तो इन सारी बातों का इसमें उल्लेख होता है। अगर हम कंपनी की बात करें तो कंपनी के लिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन आवश्यक होते हैं। एक कंपनी के निर्माण के लिए कई प्रलेख कंपनी विधान द्वारा निर्धारित प्रारूप में कंपनी के रजिस्ट्रार के कार्यालय में प्रेजेंट करने होते हैं। इनमें सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, जिसको हम पाशा शीमा नियम कहते हैं। इसमें कंपनी के कार्यक्षेत्र, उद्देश्य, कंपनी की कितनी पूंजी होगी, क्या क्या उसके दायित्व होंगे, इसके बारे में सब मेंशन होता है। इसके बाहर किया गया कोई भी कार्य बेकार माना जाता है। कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 13 के अनुसार एक पार्षद कंपनी के सीमा नियम में कुछ बातों को समावेश करना जरूरी होता है। जैसे नेम ऑफ द कंपनी, कंपनी का क्या नाम रखा है, रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ अ कंपनी, कंपनी का रजिस्टर्ड कार्यालय, ऑब्जेक्ट ऑफ कंपनी, कंपनी किस उद्देश्य खुली है, क्या बिजनेस करेगी, लायबिलिटीज़ ऑफ मेंबर ऑफ अ कंपनी, कंपनी के सदस्यों का दायित्व, कैपिटल ऑफ कंपनी, कंपनी की पूंजी, एसोसिएशन एंड सिग्नेचर ऑफ मेंबर, सदस्यों का विवरण अथवा संघ। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की बात करें तो ये कंपनी का दूसरा महत्वपूर्ण प्रलेख होता है, जिसको हम पार्षद अंतर्नियम कहते हैं। पार्षद अंतर्नियम में पार्षद शीमा नियम के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कंपनी के आंतरिक कार्य संचालन के संबंध में नियम और उपनियमों का समावेश होता है। इसमें इस बात का उल्लेख होता है कि कंपनी के कौन कौन से कार्य किस प्रकार होंगे और उसके पदाधिकारियों के क्या क्या राइट्स होंगे, क्या क्या उनकी ड्यूटीज़ होंगी, क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी। पार्षद शीमा नियम में व्यक्तियों के साथ किए गए अनुबंधों का विवरण होता है। इसमें टोटल अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल, अंश पूंजी की कुल राशि होती है, डिस्ट्रीब्यूशन मेथड ऑफ शेयर, अंशों की वितरण विधि होती है, कॉल अमाउंट एंड कॉल मेथड, याचना राशि और याचना राशि की क्या विधि है वो इसमें मेंशन होती है, मेथड ऑफ पेमेंट ऑफ कमीशन ऑफ अंडरराइटर्स मतलब अभिकोपकों के कमीशन के भुगतान की विधि, रूल्स ऑफ लोन्स, ऋण संबंधी नियम, शेयर ट्रांसफर मेथड, अंश हस्तांतरण विधि, मेथड ऑफ फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर, अंशों के हरण की क्या विधि रहेगी और उसको कैसे फिर से इशू करा जाएगा, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड एंड पेमेंट मेथड, लाभांश की घोषणा और भुगतान की क्या विधि होगी, अपॉइंटमेंट ऑफ अ ऑडिटर एंड हिज रेम्यूनरेशन, अंकेक्षक की नियुक्ति किस प्रकार की जाएगी और उसको क्या पारिश्रमिक दिया जाएगा, और लॉ ऑफ डिसोल्यूशन समापन के क्या नियम होंगे। ये सब आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में शामिल होता है। लघु और बृहत दोनों प्रकार के उद्योग की स्थापना के लिए संस्था को अनेक सरकारी कार्यालयों में रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होता है। जैसे साझेदारी संस्था के लिए रजिस्ट्रार और फर्म में रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होता है। कंपनी है तो कंपनी के लिए रजिस्ट्रार और ऑफ कंपनी में रजिस्ट्रेशन कराना होता है। लघु उद्योग लगाने के लिए जिला उद्योग केंद्र में प्रस्तावित एवं स्थायी पंजीकरण कराना होता है। खादी ग्राम उद्योग लगाने के लिए खादी एवं ग्राम उद्योग में रजिस्ट्रेशन कराना होता है। ट्रेडमार्क पर अपना अधिकार बनाए रखने के लिए ट्रेडमार्क रजिस्ट्रार ऑफिस में अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है। उसके बाद
किसी भी नए उद्यम की स्थापना के लिए राज्य एवं केंद्र सरकार के पदाधिकारियों से अनुमति एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना आवश्यक होता है, मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है। उद्योग स्थापना के समय जो नगर महापालिका या पंचायत कलेक्टर हैं, इनसे हमें एनओसी सर्टिफिकेट लेना होता है। प्रत्येक इकाई को जल एवं प्रदूषण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना होता है। इसके साथ ही लाइसेंस एंड अप्रूवल, मतलब लाइसेंस और अनुमति भी लेनी होती है। यदि व्यवसाय हमारा इस प्रकार का है जिसमें किसी प्रकार के लाइसेंस की नीड है, तो लाइसेंस की सिस्टम से हमें गुजरना होता है। जैसे खाद्य पदार्थ से संबंधित व्यापार के लिए हमें खाद्य पदार्थ विक्रय लाइसेंस, और इसके अलावा कोई अदर बिजनेस करते हैं तो उसको शुरू करने के लिए उससे संबंधित विभाग से हमें लाइसेंस लेकर ही अपना बिजनेस शुरू करना होता है। फिर हमें अपने बिजनेस को प्रॉपर वे में चलाने के लिए फाइनेंस की आवश्यकता होती है। फाइनेंस किसी भी उद्योग के लिए प्राइमरी और अति आवश्यक एलिमेंट होता है। किसी भी उद्यम को एस्टेब्लिश करने से पहले उद्यमी को सबसे पहले इसी बात पर कंसीडर करना होता है कि उद्यम की लागत कितनी है, वह स्वयं कितनी पूंजी लगा सकता है, कितना उसको लोन लेके उसको कलेक्ट करना होगा। ऋण पूंजी की व्यवस्था करने के लिए उसे वित्तीय संस्था का सिलेक्शन करना होता है जो अधिक सुविधाजनक शर्तों पर उसको ऋण पूंजी दे सके। वित्त प्राप्त करने के लिए उद्यमी को कुछ कार्य करने पड़ते हैं, जैसे चुने हुए उद्योग को की प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना। उद्योग चुनाव के बाद जैसे कोई बैंक है या वित्तीय संस्था है, उसका चुनाव करना। जिस संस्था से हम ऋण प्राप्त करना चाहते हैं उसको आवेदन पत्र प्रस्तुत करना। बैंकिंग संस्था के माध्यम से की जाने वाली जांच एवं सर्वेक्षण में सहायता देना। किसी भी नव उद्यम में वित्त ही नहीं बल्कि और भी जानकारियाँ होती हैं, जैसे प्लांट, मशीनरी की संबंधी कहाँ से खरीद के लाएंगे, उत्पादन की नई टेक्निक, पंजीयन संबंधी, विपणन संबंधी आवश्यकताएं भी होती हैं जो किसी भी नए उद्यम को स्थापित करने में सहयोग प्रदान करते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।